बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले से रामनवमी के मौके पर एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं और फिर स्थानीय नागरिकों को जामा मस्जिद के सामने मानव श्रृंखला बनाते हुए देखा जा सकता है। इस दृश्य को सद्भावना और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बताया जा रहा है। ये दृश्य 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर सामने आया है, जब विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी, बजरंग दल और फिर अन्य संगठनों द्वारा 7 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस दोपहर 1:30 बजे शुरू होकर के शाम 7 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और फिर बच्चों ने भाग लिया। जुलूस में पारंपरिक शस्त्र जैसे लाठी, तलवारें आदि के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों के अनुसार ये राम के प्रतीक हथियार है। ये जुलूस जामा मस्जिद सहित 2 प्रमुख मस्जिदों के सामने से गुजरा, जिनमें से एक बाटा चौक स्थित है। इस वायरल वीडियो और फिर तस्वीर में महिलाएं मस्जिद के सामने खड़ी होकर के मानव श्रृंखला बनाती नजर आ रही है। जहाँ कई लोगों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति का प्रतीक बताया है। कई लोगों ने इसे उम्मीद की किरण बताया है। सोशल मीडिया पर इकबाल शेख और फिर सादिक शेख जैसे यूजर्स ने महिलाओं के साहस को सलाम किया और सांप्रदायिक एकता की प्रशंसा की है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान छेड़ रखा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं। जब वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी साबित करने का विपक्ष को अचूक मौका मिल गया है। वक्फ के मुद्दे पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए है। जेडीयू के कुछ छोटे नेताओं ने नीतीश कुमार को गुनहगार मान लिया है और फिर आनंद फानन में इस्तीफा सौंप रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए आवश्यक हो गया था कि वे कुछ करें। वहीं पर शनिवार को जेडीयू के कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं को उन्होंने मैदान में उतार दिया। मुस्लिम नेताओं ने साफ कर दिया है कि जेडीयू ने क्यों बिल का समर्थन किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को मुसलमानों के हितैषी होने के प्रमाण भी पेश किए हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष बेवजह नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। दावा भी किया जा रहा है कि जिन लोगों ने जेडीयू छोड़ी है, पार्टी में उनकी कोई औकात ही नहीं है। बिहार में मुसलमान पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ खड़े हैं। जब बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार ने वक्फ मुद्दे पर बड़ी सहयोगी भाजपा से संबंध को भी बनाए रखा है और फिर अपनी सारी आपत्तियां भी मनवा ली है। दोस्तों आरएसएस के मुस्लिम शाखा ने यानी कि आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर के देश भर में 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 500 सेमिनार आयोजित करने का ऐलान कर लिया है। इसके समर्थन में, वक्फ कानून के समर्थन में। जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ये ऐलान राजघाट में ईद मिलन समारोह के दौरान कही है। जब सोमवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा सत्याग्रह मंडप गांधी स्मृति राजघाट में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उपस्थित नेताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिर धार्मिक हस्तियों ने वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिम समुदाय के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया है। इस अवसर पर वक्फ संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रदेव पासवान और आरएसएस संपर्क प्रमुख रामलाल ने इस कानून की जरूरत और फिर इसे व्यापक सामाजिक प्रभाव पर भी बात कही है। यानी कि आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल का समर्थन करने का ऐलान खुले तौर पर कर दिया है। दोस्तों पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने राजनीति में एंट्री ले ली है। जब सोमवार को उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। जब हिंद सेना नाम से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वे खुद रहेंगे। शिवदीप लांडे ने बताया है कि उन्होंने क्यों राजनीति में के मैदान में पैर रखा है और फिर उनका उद्देश्य क्या है। शिवदीप लांडे ने सियासी पार्टी का ऐलान करते ही पुलिसिया अंदाज में चेतावनी भी दी है। शिवदीप लांडे ने कहा है कि युवाओं की दशा और फिर दिशा बदलने के लिए राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाया है। युवाओं के लिए ही वे राजनीति में आए और फिर युवाओं के साथ मिलकर के वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस दौरान पेपर लीक करने वालों को चेतावनी भी दी थी। जब शिवदीप लांडे को बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का भी ऑफर मिला। आपको बता दूं कि शिवदीप लांडे ने कहा है कि अगर हमारी पार्टी आई तो फिर कोई पेपर लीक करके दिखा दे, जब सब ठीक कर दिया जाएगा। 360 डिग्री कार्रवाई होगी। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के सवाल पर उन्होंने फिलहाल कोई भी जवाब नहीं दिया है।
दोस्तों, युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर नीतीश कैबिनेट ने चुनाव से पहले सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जहां कल की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पास हुए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हजारों नए पद सृजित किए गए हैं, यानी कि नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक नए पद बनाए गए हैं, जिन पर नियुक्तियां होनी है। कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पूर्ण गठन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रयोगशाला सहायक समेत कुल 48 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 29 एवं कार्यालय परिचारी के 6 पद, कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जब स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत आयुष अस्पताल पटना के संचालन के लिए कल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, बिहार में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जब फिर से हमला हुआ है, दौरा करके पुलिस कर्मियों को पीटा गया है। आपको बता दूं कि आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस बिहार पुलिस के कंधों पर है, वह खुद असुरक्षित है। बिहार में पुलिस कर्मियों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुजफ्फरपुर में महिला वकील से मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। जब लोगों ने पुलिस कर्मियों को दौरा करके पीटा है। पुलिस कर्मी 3 किलोमीटर तक गाड़ी रिवर्स दौड़ते हुए थाने पहुंची। जब आपको बता दें कि महिला वकील सोनी कुमार से मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर रात करीब 10:30 बजे भीड़ ने हमला कर दिया। मंजली गांव में लाठी डंडों से लैस लोगों ने पुलिसकर्मी को दौरा करके पीटा। जब पुलिसकर्मी किसी तरह 3 किलोमीटर तक गाड़ी बैक करके रिवर्स गियर में गाड़ी बैक करके अपनी जान बचा करके वहां से भागे। हमले में एक एएसआई समेत 4 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, विपक्षी दलों की तमाम रस्साकसी के बावजूद भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो गया है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास होने के बाद विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वहीं पर इस पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा है कि नाम तेजस्वी और बातें करते हैं एकदम घटिया, इनका सपना पूरा नहीं होने वाला है, यही गुलामी की मानसिकता है। दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की सभी 243 सीटों पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बयान से साफ है कि कांग्रेस की ओर से की जा रही प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच आरजेडी ने अपनी सहयोगी कांग्रेस को बड़ा मैसेज दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी चुनावी साल में 3 बार बिहार आ गए। जब दलित समाज से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, युवा चेहरा कन्हैया कुमार को आगे किया गया। जब प्लान रोजगार को लेकर के पदयात्रा निकाला गया, ये वैसे मुद्दे हैं जो तेजस्वी उठाते हैं। जब ये आरजेडी का टॉप चुनावी मुद्दा है। पदयात्रा में राहुल खुद शामिल हुए हैं। जब तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कांग्रेस नहीं मान रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे स्ट्राइक रेट का हवाला दे रही है कि 9 सीटों पर लड़ करके 3 जीते, जबकि राजद 22 सीटों पर लड़ी और 4 जीती। इसी बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि आरजेडी की तैयारी सभी 243 सीटों पर चल रही है। इसके बाद सहयोगी दलों को सीटें दी जाएगी। जब हम सभी सीटों पर मजबूत रहेंगे तभी सहयोगी दलों को मदद कर पाएंगे। इस बयान से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया जाना कांग्रेस पार्टी का मामला है, हमको इससे क्या मतलब है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि रोजगार प्लान तेजस्वी का टॉप चुनावी मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के घर घर आरजेडी कार्यकर्ता जा रहे हैं। 2020 चुनाव में भी आरजेडी का ये मुद्दा था। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार को थका हारा नहीं बल्कि नया और काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए का सफाया होगा और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में इस बार जनता का मूड बदलाव का है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जनता ने खटारा सरकार के सिस्टम को नकार दिया है। लोग अब उब चुके हैं। उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ऊर्जा से भरा हुआ हो, जो विकास कर सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया अलायंस मजबूती से मैदान में उतरेगा और फिर एनडीए को हर हाल में सत्ता से बाहर करेगा।
दोस्तों, मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी नरमी से पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। इतना ही नहीं, मौलाना ने तो कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया है और यहाँ तक कह डाला है कि कांग्रेस ने तो हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। प्राइवेट चैनल से बातचीत करते हुए मौलाना रशीदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे काम हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपको याद होगा कि गांव देहात में मगरिब के बाद शाम को लगभग 6 बजे के बाद घर से निकलना ही निकलते ही लोगों के साथ लूट लिए जाते थे। आज नहीं लूट रहे हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाइए, लाखों रुपए की रकम लेकर के निकल जाइए, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक सबसे ज्यादा मुलव्वस जो थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे जो जेब काटते थे, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगई करने में, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमानों के बच्चे काम करते थे। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ये सारा चीज़ कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया है और आज वे मुसलमान बच्चे अपने काम पर लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो फिर मुसलमानों को खुश होना चाहिए इस बात पर कि आज हमारे वो बच्चे जो कभी आवारा थे, गुंडागर्दी करते थे, आज वे सही लाइन पर आ गए हैं। दोस्तों, बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर के एक अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार बिहार में शराबबंदी को लेकर के सख्ती बरतने जा रही है। इसके लिए सरकार पूरे बिहार में तार और खजूर के पेड़ों की गिनती करवाएगी। इसके साथ इन पेड़ों की संख्या और फिर उनके मालिकों का डेटाबेस बनाया जाएगा। इन काम में जीविका समूह की मदद ली जाएगी और फिर ये काम मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस काम की शुरुआत के लिए 15 अप्रैल की तारीख को चुना है। जब मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पेड़ों की गिनती के साथ ही सरकार पेड़ से रस निकालने वाले लोगों को और फिर मालिकों का भी डेटाबेस तैयार करेगी। योजना को सही तरीके से चलाने और फिर उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी मुख्यालय के अधिकारियों को दी गई है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले में एक अनोखे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां पर चाय बेचने वाले राजीव ने 9 साल तक गुरुजी से ट्यूशन पढ़ा लेकिन डिग्री नहीं मिली। लेकिन यदि कुछ मिल पाया तो वह गुरुजी की बेटी का प्यार इतना परवान चढ़ा कि उसने गुरुजी की बेटी से ही अंतरजातीय विवाह कर लिया। जी हाँ, मंगलवार को बिहार के जमुई समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय पहुंची प्रेमी युगल ने पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमिका का नाम गुड़िया कुमारी है, जो कि अलीगंज प्रखंड के लछुआर थाना क्षेत्र के रहने वाली है। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 21 साल है, वह बालिग है और BA पार्ट 2 की छात्रा है। उसके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पांडे है, जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और फिर यजमान के घर पूजा पाठ भी कराते हैं। जब वे घर में ही ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, उसका कहना है कि वे और फिर उसके प्रेमी राजीव कुमार राम जो कि अलीगंज प्रखंड के बाजार का रहने वाला है, वह बाजार में ही चाय की दुकान चलाता है। 2017 से एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत तब हुई जब राजीव ट्यूशन पढ़ने के लिए गुड़िया के घर आया करता था। गुरुजी के घर ट्यूशन पढ़ते पढ़ते गुरुजी की बेटी से प्यार हो गया। जब इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो फिर वह इसका विरोध करने लगे। लड़की ने बताया है कि उसे मारा पीटा जा रहा है, भूखे प्यासे रखा जाता था। 17 मार्च को दोनों ने देवघर मंदिर में शादी कर ली, जिसके बाद से ही गुड़िया के परिवार वालों ने उसे और फिर उसके पति राजीव कुमार को जान से मार देने की धमकी देनी शुरू कर दी। दोस्तों, बिहार में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चिलचिलाती धूप और फिर तेज गर्म हवाएं आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है और फिर ये स्थिति विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए काफ़ी जोखिमपूर्ण हो सकती है। तेज गर्मी, लू और फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच्चे को बचाने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दिशा में बिहार शिक्षा निदेशालय ने बिहार के सभी सरकारी और फिर निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जब बिहार शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइन जारी करते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें अब बिहार के सभी सरकारी और फिर निजी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों का समय अब सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा और फिर दोपहर 12:30 बजे तक ही कक्षाएं चलेगी। इसका उद्देश्य बच्चों को दोपहर की तीव्र गर्मी से पहले घर भेजना और फिर उन्हें लू जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है। ये कदम बच्चों की सुरक्षा और फिर स्वास्थ्य को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। ये गाइडलाइन बिहार राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगी। ये बिहार के कुल 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों और फिर 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को इस नए समय सारणी का पालन करना होगा।
दोस्तों, तेजस्वी यादव कल मुसहर भुइया रैली में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताया है। जब कहीं ना कहीं तेजस्वी ने महागठबंधन में राहुल गांधी को भी सिग्नल दे दिया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस दिन आपका बेटा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में बिहार में वही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। जब तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि हम लोगों की जब सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना के जरिए हम गरीब परिवारों की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए डलवाएंगे। वृद्धा पेंशन योजना को 400 रुपए से बढ़ाकर के 1500 रुपए कर देंगे और 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। आप लोग चिंता मत करिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाले के किनारे बसे हैं, जो लोग रेनर बसेरे में बसे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्के मकान में रखवाना हमारी जिम्मेदारी होगी। वहीं पर इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि गाड़ी जब पुरानी हो जाती तो फिर खटारा हो जाती है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सरकार 15 साल के बाद पुरानी गाड़ी चलाने के लिए इजाज़त देती है? गाड़ी खटारा हो जाती है तो फिर धुआं देती है। साथ ही साथ कहा कि ये सरकार हुआ 15 साल नहीं 20 साल पुराना हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन जुबान नहीं। जब हमने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी दी, या आज बहाली निकल रही है, जो हम ही लोगों की वाली निकाली जा रही है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर जदयू में दो फार हो गई है। जब सीएम नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ जेडीयू के मुस्लिम नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि जेडीयू नेता और अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जब सिद्दीकी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर के इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वे जदयू में रहकर ही इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मुसलमानों के हकों के विरोध में बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुसलमानों की धार्मिक और फिर सामाजिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। वक्फ अधिनियम 2025 से मुस्लिम हितों की उपेक्षा होने का आरोप लगाते हुए जदयू से जुड़े कई मुस्लिम नेताओं ने पिछले कुछ दिनों से इस्तीफा दे दिया है, जब पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 20 से ज्यादा है। हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहले ही इस मुद्दे पर संसद में और बाहर भी कह चुके हैं कि जेडीयू ने मुस्लिमों के हित में वक्फ विधेयक का समर्थन किया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में अपराधियों के गठजोड़ से सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार में एनडीए सरकार अपराधियों के गठजोड़ से चल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इसको लेकर के क्राइम बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में तेजस्वी यादव ने बिहार में अलग अलग अपराध की 117 घटनाओं का जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ संचालित एनडीए सरकार में घटित पिछले कुछ दिनों की केवल और फिर केवल चंद आपराधिक घटनाएं गिनिए। इसके बाद उन्होंने 117 आपराधिक घटनाओं का विवरण दे दिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था, जब उन्होंने एक्स पर लिखा था कि बिहार की बदहाल विधि व्यवस्था एवं अचेत सरकार के कारण अब आम बिहारी का घर में रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। सरकार अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई है। भाजपा को बस आने वाले चुनाव दिख रहे हैं और खामियाजा भुगत रही है मासूम जनता। दोस्तों, अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर बढ़ाए गए टैक्स यानी कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से बिहार के किसान टेंशन में आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार का असर बिहार पर भी दिखेगा। जहां आपको बता दें कि किसान व्यापारी दोनों अमेरिकी फैसले से डरे हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मखाना, लीची, आम और हल्दी जैसे मसालों के निर्यात पर नए टैरिफ का असर होगा। दरअसल बिहार से बड़े पैमाने पर मखाना, हल्दी, लीची, आम जैसे उत्पादों का अमेरिका में निर्यात होता है, यानी कि अमेरिका भेजा जाता है। ट्रंप के टैरिफ से इन चीज़ों की कीमतों में वहां इजाफा होगा, जिससे निश्चित रूप से इसका असर अमेरिका में इनके बाजार पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से हर साल लगभग 600 टन मखाना अमेरिका निर्यात होता है। जब टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद मखाना की कीमतों में उछाल आएगा। दाम बढ़ने के कारण वहाँ के बादाम, अखरोट से प्रतिस्पर्धा में ये पीछे रह सकता है और फिर लोकप्रिय रहने के बावजूद भी अमेरिकी बाजार में मखाना अपनी पकड़ को खो सकता है। दोस्तों, लोकसभा में लंबी बहस और फिर वोटिंग के बाद वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। इसकी मुखालिफत करने वालों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वक्फ बिल पर साथ देने के लिए सबसे ज्यादा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है और फिर खुद जेडीयू के मुस्लिम नेता ही अपने पार्टी से खफा हो गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं। जब विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जेडीयू के मुस्लिम नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाजी मोहम्मद परवेज
सिद्दीकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जय सिद्दीकी वक्फ संशोधन एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है। परवेज सिद्दीकी ने कहा है कि लंबे अरसे से जेडीयू के लिए जमीन से जोर करके काम करता रहा हूं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में इस एक्ट का समर्थन किया है, जबकि नीतीश कुमार से मिल करके हमने अपनी राय से वाकिफ करा दिया था। मैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा, जेडीयू में रह करके इस लड़ाई को जारी रखूंगा। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को लोकसभा और फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, जो दोनों जगह से पास हो गया है और फिर 4 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया है। विपक्ष के साथ साथ जेडीयू पार्टी के मुस्लिम नेता भी इससे नाराज हैं, जहां उनका कहना है कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, भरोसा टूटा है। नेताओं का कहना है कि सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि एक तबके को नाराज किया जाए। जब मुस्लिम समाज की भलाई के लिए अगर ये कानून है तो उनके साथ इंसाफ हो। वक्फ में बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए। जो कानून बना है उसमें कठोर कदम है। दोस्तों, बिहार की तपती गर्मी पारा 40 डिग्री के करीब है। दोस्तों, अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में यहाँ पर नेताजी मंत्री जी कंबल बांट रहे हैं। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, बिहार की हकीकत है। यहाँ पर बिहार की तपती गर्मी पारा 40 डिग्री के करीब है और ऊपर से यहाँ पर कंबल। जी हाँ, मामला बिहार के बेगूसराय का है। जब बिहार के बेगूसराय में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर गरीबों के बीच कंबल बांटे, वह भी ऐसे समय में जब लोग धूप में निकलने से भी कतराते हैं। जहाँ आपको बता दूं कि मंत्री जी ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये कोई आम कंबल नहीं बल्कि स्पेशल कश्मीर से कंबल मंगाया गया है। कश्मीरी कंबल है जिसे हर मौसम में ओढ़ा जा सकता है। अब ये कंबल कितने हर मौसम के लायक हैं ये तो फिर बेगूसराय की जनता ही बताएगी, लेकिन गर्मी में कंबल देख करके लोगों के पसीने छूट गए हैं, वो भी बिना ओढ़े। जी हाँ, बिहार के बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंसूरचक प्रखंड स्थित अय्यारपुर गाँव में ये वितरण किया गया। खेल मंत्री ने फेसबुक पर 10 तस्वीरें शेयर की है जिसमें वे गर्मी में मुस्कुराते हुए कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं से की बार आ गई है। जब लोग कह रहे हैं कि सरकार ने मौसम को ही हरा कर दिया है। जी हाँ, ट्रोल्स की बाढ़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई कह रहा है कि गर्मी में कंबल, क्या सर्दी में एसी मिलेगा, तो कोई लिख रहा है कि मंत्री जी मौसम विभाग से आगे निकल गए हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा कि ये तो कंबल नहीं बल्कि राजनीति की गर्माहट है। वहीं पर मंच पर बैठे नेता और फिर भीड़ के बीच महिलाओं और फिर पुरुषों को जब कंबल मिला तो उन्होंने खुद चौंक करके कहा कि मंत्री जी ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं। जाड़ा में देते तो फिर काम आता, अब इस गर्मी में क्या करे इसका। जब मीडिया द्वारा पूछे जाने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। मंत्री जी ने इस पूरे कार्यक्रम को अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना से प्रेरित बताया, लेकिन शायद मौसम की भावनाओं को पढ़ना भूल गए। अब सवाल यह है कि क्या यह हर मौसम वाला कंबल जनता की गर्मी को कम करेगा या फिर नेताओं की फजीहत बढ़ाएगा। एक बात तो तय है कि इस गर्मी में मंत्री जी ने ऐसा ठंडा मुद्दा छेड़ दिया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमेशा से छाए रहने वाली भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ फिर से अपने एक गाने को लेकर के सुर्खियों में है। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने इस नए गाने में बिहार के नीतीश कुमार सरकार की बेरोजगारी को लेकर के हमला बोला है। इस गाने को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा है कि बोला बोला नीतीश कुमार, बेरोजगारी के कौन जिम्मेदार। इस गाने के बोल हैं, अभी तो बबुआ पेपर लीक हुआ है, अभी तो बबुआ अयोग्य जिद पर अड़ा है, अभी तो बबुआ आगे हाईकोर्ट पड़ा है, करना होगा प्रदर्शन सारी रात, बोला बोला नीतीश कुमार, बेरोजगारी के कौन जिम्मेदार बा। जी हाँ, जहाँ कई सोशल मीडिया यूजर ने इन गाने पर नेहा सिंह का सपोर्ट किया है तो वहीं पर कई यूजर्स का कहना है कि ये किसी अन्य पार्टी की प्रचारक की तरह बर्ताव कर रही है। नेहा सिंह राठौड़ के इस गाने वाले वीडियो को कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। जब कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके कैप्शन लिखा है कि बोला बोला नीतीश कुमार, बेरोजगारी के कौन जिम्मेदार। कई सोशल मीडिया यूजर ने भी नेहा सिंह राठौड़ को कांग्रेस का प्रवक्ता ना बनने की सलाह दी है। इसी वजह से नेहा सिंह राठौड़ अपने कई गाने को लेकर के ट्रोल भी हो जाती है।
दोस्तों आरजेडी के साथ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आरजेडी के साथ आर पार की लड़ाई के मोड में दिखाई दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों के सामने तेजस्वी यादव की मनमानी पर खुलेआम नाराजगी जताने के बाद अब तेजस्वी यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में कल से हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में तेजस्वी यादव के कट्टर राजनीतिक दुश्मन पप्पू यादव को आमंत्रित कर दिया है। जहां राहुल गांधी तेजस्वी की इच्छा के विरुद्ध पहले ही कन्हैया कुमार को बिहार में लीड रोल दे चुके हैं, अब पप्पू यादव को आगे करने का संकेत भी दे दिया गया है। जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन 8 और फिर 9 अप्रैल तक चलेगा। ये आज़ादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम है जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता शामिल होंगे। जहां कांग्रेस अधिवेशन में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी पार्टी की तरफ से आमंत्रित किया गया। जहां अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी और फिर बिहार में कन्हैया की एंट्री के बाद अब पप्पू यादव का अधिवेशन में शामिल होना प्रभारी कृष्ण अल्लावरू का बड़ा फैसला माना जा रहा है। दोस्तों वक्फ बिल को लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महंगा पड़ गया है। जहां तभी तो एक के बाद एक लगातार 5 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आरजेडी ने अपने ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा करके बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। पोस्टर में एक तरफ राजद नेत्री संजू कोहली की तस्वीरें लगी है। इसके अलावा एक तरफ नीतीश कुमार पीएम मोदी के कदमों पर में सिर झुकाए हुए हैं और चिराग पासवान वहां खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक जगह नीतीश कुमार, पीएम मोदी और फिर चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान का कार्टून बना हुआ है। तो एक कार्टून में पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश खड़े हैं। यह पोस्टर पर लिखा गया है कि इतना तो बरेली का झुमका नहीं गिरा था जितना चाचा गिर गए। ओ चाचा अब और कितना गिरोगे? कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिंडोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करवाओगे। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 4 नेताओं के इस्तीफे के बाद अब 5वें नेता ने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटका लग रहा है। दोस्तों बिहार के चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वह आए दिन चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच मोतिहारी जिले से चोरी का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल चोरों ने सोमवार की दोपहर एक घर से लाखों का सामान उड़ाने के बाद पुलिस के नाम एक पत्र छोड़ दिया। इस पत्र में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने लिखा कि लव यू पुलिस मामा, हम आपसे तेज हैं, दम है तो फिर पकड़ करके दिखाओ। चोरों द्वारा पुलिस को ऐसे खुली चुनौती देना चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के बरका गांव में चोरों ने 2 सप्ताह के अंदर 8 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 7 घरों में चोरी के बाद पुलिस ने चोरों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती बढ़ाई तो फिर चोरों ने 8वीं चोरी के दिन के उजाले में ही कर डाली। चोर सोमवार की दोपहर रामायण सिंह के घर घुसे और फिर लाखों रुपए के सामान की चोरी करके फरार हो गए। चोरी करने के बाद चोरों ने बाकायदा पुलिस के नाम पर एक पत्र भी छोड़ दिया। चोरों ने लिखा है कि 8 घर में चोरी कर चुके हैं, 2 घर बाकी है, दम है तो पकड़ करके दिखाओ। मुझे पता है कि रात में लोग जागते हैं, इसीलिए दिन में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। और पत्र के अंत में चोर ने लिखा है कि लव यू पुलिस मामा। दोस्तों बिहार की राजनीति में वक्फ संशोधन कानून ने ऐसा तूफान ला दिया है कि अब इसको लेकर के बवाल ही मच गया है। जब किशनगंज के ठाकुरगंज से आरजेडी विधायक सऊद आलम ने नीतीश कुमार को आस्तीन का सांप कह डाला है और ये बात सिर्फ जुमला नहीं बल्कि सियासी बम है जिसकी धमक पटना से लेकर के दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जब वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका विरोध में उतर आया है। एआईएमआईएम से लेकर के कांग्रेस और आरजेडी तक सब ने बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। लेकिन किशनगंज के ठाकुरगंज से विधायक सऊद आलम ने तो सीधा सीएम नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कैमरे पर कहा कि जिन्हें आज तक सेकुलर समझते थे वे तो बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे निकले हैं। यह नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये आस्तीन का सांप है। वहीं पर विधायक सऊद आलम का कहना है कि वक्फ की जमीनें मुसलमानों के बुजुर्गों ने दान दी थी, यह किसी सरकार की कृपा नहीं है। जब उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की मिलीभगत से मुसलमानों की जायदाद छीनी जा रही है। जी हां, आरजेडी विधायक सऊद असरार
ने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ाई चलेगी। वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ये बयान आते ही राजद समर्थकों में जोश दिखा है, लेकिन विरोधी खेमे में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि मामला अब सियासत से ऊपर है, धर्म और पहचान के सवाल तक ये पहुंच गया है। वहीं पर विधायक सऊद आलम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि देश में जितना सोना मंदिरों में पड़ा है उससे 10 भारत बन सकते हैं। सरकार को अगर सच में गरीबी मिटानी है तो फिर उन खजानों को क्यों नहीं देखती। वहीं पर विधायक सऊद आलम ने सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि विधायक सऊद आलम ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को भी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने मुस्लिम चेहरों को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने खुल करके कहा है कि अगर आप कौम के साथ है तो फिर आज इस्तीफा दे, नहीं तो फिर मुस्लिम समाज माफ नहीं करेगा। इस बयान का सीधा मतलब है कि जेडीयू के अंदर से बगावत को हवा देना। जब पहले ही मास्टर मुजाहिद आलम जैसे नेता कानून का विरोध कर चुके हैं, अब दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये कानून सिर्फ भावनाओं का उबाल है या फिर कोई सोची समझी रणनीति, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर के पहले ही पूरे बिहार में सियासी सरगर्मी है और फिर अब ये मामला सीधे सीएम के चरित्र पर सवाल तक आ पहुंचा है। इससे आरजेडी और फिर जेडीयू के रिश्तों में नई दरार पड़ सकती है। और हाँ, आरजेडी के इस सख्त रुख से यह भी साफ होता जा रहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वक्फ, धर्म और अस्मिता के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी के नेता इस पर चुप्पी साधते हैं या फिर पलटवार करते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में वक्फ से बड़ी वार और कोई नहीं है। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की चर्चित परीक्षा, प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का बिगुल बज चुका है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बार सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि सीमांचल और फिर नॉर्थ बंगाल के छात्रों के लिए राहत का माहौल भी बना है और इसका पूरा श्रेय जाता है सीमांचल एवं नॉर्थ बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन को, जिसने छात्रों की मदद के लिए एक विशेष सहायता समिति का गठन किया है। आपको बता दूं कि हर साल हजारों छात्र बिहार के सीमांचल इलाकों और फिर बंगाल के उत्तर हिस्सों से अलीगढ़ पहुंचते हैं। जब कोई पहली बार ट्रेन में बैठकर आया तो फिर कोई पहली बार किसी बड़े शहर के माहौल में कदम रख रहा है, जहां उन्हें ना शहर की जानकारी होती है और ना परीक्षा केंद्र के लोकेशन का अंदाजा। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए समिति तैयार की गई है, जो न सिर्फ छात्रों को परीक्षा केंद्र तक सही सलामत पहुंचाने में मदद करेगी बल्कि रहने, खाने और फिर आपात सहायता तक हर चीज में साथ निभाएगी। कई बार बच्चे गलियों और फिर रास्तों में भटक जाते हैं या समय पर केंद्र नहीं पहुंच पाते या फिर किसी स्थानीय भाषा और फिर जगह की जानकारी की कमी से परेशान हो जाते हैं। इस बार समिति इन छात्रों को मैप, गाइडलाइन, संपर्क सूत्र और फिर फिजिकल सपोर्ट के माध्यम से हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके साथ आने वाले अभिभावकों के लिए भी रुकने और फिर खाने की व्यवस्था में सहयोग दिया जाएगा। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि बाहर से आए हर छात्र और फिर माता पिता को अलीगढ़ में घर जैसा माहौल देने की कोशिश है। सहायता समिति ने अपने सदस्यों के कॉन्टैक्ट नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं ताकि किसी भी छात्रों को रात के 2 बजे भी मदद की जरूरत हो तो फिर वो कॉल कर सके। ये एक जिम्मेदार और इंसानियत से भरी पहल है जो सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा भी पास कर रही है। एसोसिएशन ने सभी छात्रों को परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तुम सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहे हो, तुम सपनों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। हौसला रखो, मेहनत रंग लाएगी। तो ऐसे में अगर आप या फिर आपके जानने वाले कोई भी छात्र AMU की परीक्षा देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और सीमांचल या फिर नॉर्थ बंगाल से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित रहें अलीगढ़ में कोई पढ़ाई नहीं है। ये सहायता समिति के लिए आपके अपने जैसे खड़ी है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा जिस पोस्टर में, इस नंबर से कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप रोज एक ऐसे रास्ते से सफर करते हो जहां नीचे मौत का कुआं हो और ऊपर जर्जर पुल झूल रहा हो। डर लगता है ना? मगर किशनगंज के खगरा मंझिया वार्ड नंबर 34 के हजारों लोग यही जोखिम उठा करके हर रोज सफर करने को मजबूर हैं। साल 2017 की भयानक बाढ़ ने इन इलाकों की लाइफलाइन माने जाने वाले पुल को निगल लिया है। जब पुल का पूर्वी हिस्सा बह गया है, साथ में 100 फीट लंबी सड़क भी पानी में समा गई है। तेज धार ने यहाँ पर एक खतरनाक गड्ढा बना दिया है जो कि आज भी राहगीरों के लिए जानलेवा बना हुआ है। डायवर्सन ऐसा है जैसे जले पर नमक, या तीखा मोड़, उबार खबर रास्ता और फिर गहरा गड्ढा। कई बार वाहन उस गड्ढे में यानी कि गाड़ी उस गड्ढे में ऐसे समा जाते हैं जैसे कोई अदृष्ट दरार उन्हें निगल गई हो। और फिर पुल की हालात, वो तो खैर अब झुक करके मानो खुद कह रहा हो कि मैं अब और नहीं संभल सकता।
कई बार वाहन उस गड्ढे में ऐसे समा जाते हैं जैसे कोई अदृश्य दरार उन्हें निगल गई हो। और फिर पुल की हालात के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। जी हाँ, वो तो अब झुक करके मानो खुद कह रहा हो कि मैं अब और नहीं संभल सकता, मैं बस अब जाना ही वाला हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पर हर रोज 10,000 लोग इस पुल से गुजरते हैं, जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब मजिया के लगभग 10,000 लोग इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। स्कूली बच्चों की हालात ऐसी है कि साइकिल छोड़ करके पैदल चलना ही उन्हें ज्यादा सुरक्षित लगता है। और बात सिर्फ आम लोगों की नहीं, बल्कि इस रास्ते से 10 ईंट भट्टों का संचालन होता है और बंगाल से ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही भी आम बात है। जी हाँ, 6 साल में कितने चुनाव हुए, कितने नेता आए गए, मगर इस पुल की किस्मत नहीं बदली है। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं डायवर्सन को सीधा और फिर ऊंचा किए जाए और फिर पुल का पुनर्निर्माण हो। लेकिन अफसोस, इन आवाजों की गूंज शायद सरकार की दीवारों तक नहीं पहुंचती है। इस पुल पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कई वाहन पलटे हैं, कई परिवार बाल बाल बचे हैं। लेकिन अगर अब भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो फिर अगली बार किसी की जान भी जा सकती है। किशनगंज का ये टूटा हुआ पुल सड़क नहीं है। दोस्तों, किशनगंज में जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर की यात्रा को रोक दी गई है। जहां आपको बता दें कि नासिक नादिर आम जन के मुद्दों को लेकर के यात्रा करने वाले थे। जो ही यात्रा को लेकर के निकले ही तो ही प्रशासन आकर के उसकी यात्रा को रोक दी। नासिक नादिर जो इस यात्रा को कर रहे हैं, कई मांगे हैं जिस मांगों को लेकर के सरकार के से मांग कर रहे हैं और आम जनता तक पहुंचा रहे हैं उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को। आप भी इस मांगों के बारे में जान गए होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंजीनियर नासिक नादिर का हमने एक इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आज उसकी इस यात्रा को पर रोक लगा दी गई। जहां प्रशासन ने रोक दी है। आपको बता दूं कि किशनगंज में वक्फ संशोधन कानून के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर और फिर फैजान अहमद की आशीर्वाद सह परामर्श यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है, जिसके बाद मौके पर नेताओं ने आक्रोश में आकर के जमकर के बवाल किया है। आपको बता दूं कि दोनों नेता 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के यात्रा शुरू करने वाले थे, जहां पर मंगलवार संध्या करीब 4 बजे दिगल बैंक प्रखंड के ताराबाड़ी में पुलिस ने पहुंच करके यात्रा रोक दी। इस कार्रवाई से दोनों नेता नाराज हो गए और फिर आक्रोश में मौके पर जमकर के बवाल हो गया। जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने कहा है कि उन्होंने 2 अप्रैल को जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि ये गरीबों की मांगों से जुड़ी हुई यात्रा थी, यात्रा रोकना गलत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जेल भेजा गया तो फिर वे वहां पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब उन्होंने आगे कहा है कि बेगूसराय में राहुल गांधी आए थे, एक ही एमपी के लिए सब छूट है और जिला परिषद सदस्य के लिए परमिशन क्यों नहीं। वहीं पर जिला परिषद सदस्य फैजान अहमद ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन ने 11 अप्रैल से यात्रा की अनुमति देने की बात कही है, लेकिन मौजूदा यात्रा को रोकना उचित नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।